Socially smart. आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। काबीना ने दी दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी। बनेंगे 13 नए स्टेशन, खर्च होंगे 12,015 करोड़ रुपए। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 2014 में 5 शहरों में ही थी मेट्रो और अब 26 शहरों में है मेट्रो। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि टीएमसी ने भगवा झंडा देखकर चलवाई लाठी। खुशामद की सियासत कर रही है ममता हुकूमत। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल पर खामोश हैं ममता, राहुल और अखिलेश। राहुल गांधी बैरून मुल्क जमहूरियत पर कर रहे हैं बात, तो वहीं मुल्क में कांग्रेस कारकुनों में पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी को आगे करने का मुतालबा हुआ तेज। बीजेपी ने कहा कि राहुल पर यकीन नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के ही रहनुमा। खलाई शोबे में इसरो ने रकम की तारीख। बाहुबली रॉकेट से ब्लू बर्ड 2 की कामयाब लॉन्चिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने LVM-3 M6 की कामयाब लॉन्चिंग को बताया फख्र का लम्हा। इसरो को दी मुबारकबाद। और मगरबी बंगाल में वोटरों की हर शिकायत होगी दूर। SIR अमल के तहत माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग शुरू। ममता बनर्जी ने बाहरी ऑब्जर्वरों पर उठाए सवाल, तो माइक्रो ऑब्जर्वर ने कहा कि हम भी हैं बंगाल के मानुस। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के बाशिंदों को क्रिसमस और नए साल से ऐन कबल मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के बाशिंदों को तोहफा दिया है। आज मरकजी काबीना की मीटिंग में दिल्ली मेट्रो की तौसी का फैसला किया गया। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने के मुताबिक मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी गई है। ये 16 किलोमीटर की लाइन होगी, जिसमें 13 स्टेशन होंगे और इनमें से 10 जेर जमीन होंगे, जबकि बाकी 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और इस फेज की तकमील के साथ ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर से तजावुज कर जाएगा। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशन। 16 किलोमीटर नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, and the total investment will be 12,015 crore. At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, railway Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers. और इस लाइन के लिए 3 कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। पहला 9.9 किलोमीटर का कॉरिडोर रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक का होगा, जिसके लिए तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरा एरो सिटी से हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 तक का होगा, जो 2.3 किलोमीटर तवील होगा और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूर की गई है। और तीसरा तुगलकाबाद से कालंदी कुंज तक का 3.9 किलोमीटर तवील होगा और इसका बजट 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसे मुकम्मल होने में 3 साल लगेंगे। आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं। रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स at an investment of 9,570 crores. Aerocity to Airport Terminal 1, 2.3 kilometers, 1,419 crores. Tughlakabad to Kalindi Kunj, 3.9 kilometers, 1,024 crore rupees. इस एक्सपेंशन से
दिल्ली में 33,000 tons CO2 emission every year will be saved. प्रदीप भंडारी ने बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान के बेईमाना कत्ल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बुनियाद परस्तों ने ये वैश्याना कत्ल किया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुओं ने हिंदू नौजवान की हिमायत में जमहूरी तरीके से मुजाहरा किया। ताहम बंगाल में मदद फराहम करने के बजाय हिंदू और संत मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करी उस हिंदू भाई के पक्ष में देश के अलग अलग कोनों के अंदर हिंदू समाज सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने आया। सिर्फ बंगाल के अंदर ही बंगाल की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने उसको लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने में सहयोग देने के बजाय हमारे हिंदू भाई पर लाठी चलाई। बीजेपी के तर्जुमान ने ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान का कत्ल हुआ, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी खामोश रहीं और उनकी खामोशी उनकी मंजूरी को जाहिर करती है। राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं की अपने तुष्टीकरण के वोट की विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है। क्योंकि अगर उनकी मौन स्वीकृति नहीं होती तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी इन पे खुलकर बोलते। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने इस पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुंबई में अकरबा परवरी शिकस्त के खौफ से इत्तेहाद में इकट्ठे हुए हैं और इससे ये वाज़ेह होता है कि उन्हें डर है कि मुंबई के लोग एनडीए और बीजेपी की तरक्की का इंतखाब करेंगे। मुंबई में दो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। इसरो ने आज दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मवासलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च करके तारीख रकम कर दी है। भारत का सबसे भारी बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 आज सुबह 8:55 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से कामयाबी के साथ लॉन्च हुआ। यह मिशन इसरो और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के दरमियान तिजारती मुआहदे का हिस्सा है और इस मुआहदे के तहत इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है। यह अगली नस्ल का मवासलाती सैटेलाइट है जो दुनिया भर में स्मार्टफोन्स को बराह रास्त तेज रफ्तार सेलुलर ब्रॉडबैंड सर्विस फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। SRO के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन ने कहा है कि ये अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है जिसे भारतीय लॉन्च व्हीकल ने उठाया है। LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first
dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space, and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. भारत और उसके साइंसदानों ने खला की दुनिया में आज एक नई छलांग लगाई है। इसरो ने आज दुनिया के सबसे भारी और बड़े तिजारती मवासलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च करके तारीख रकम की है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके LVM-3M6 के कामयाब लॉन्चिंग पर इसरो को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा कि भारत के खलाई शोबे में एक अहम कामयाबी LVM-3M6 का कामयाबी के साथ लॉन्च, जिसने भारतीय सरजमीन से अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट अमेरिकी खलाई जहाज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को अपने मतलूबा मदार में नस्ब किया। भारत के खलाई सफ़र में एक काबिल फ़ख्र संग मील है। ये भारत की भारी भरकम कम लॉन्च की सलाहियत को मजबूत करता है और आलमी तिजारती लॉन्च मार्केट में हमारे बढ़ते हुए किरदार को तक़वियत बख्शता है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारी कोशिशों की भी अलामत है। हमारे मेहनती खलाई साइंसदानों और इंजीनियर्स को दिली मुबारकबाद। भारत खलाई दुनिया में मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे एक्स पैगाम में कहा कि भारत के नौजवानों की बदौलत हमारा खलाई प्रोग्राम ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मौसर होता जा रहा है। LVM-3 की काबिल-एतमाद ज़्यादा वज़न उठाने की सलाहियत के साथ ही हम गगनयान जैसे मुस्तक़बिल के मिशनों की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, तिजारती लॉन्च खदमात को बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ती हुई सलाहियत और ख़ुद इन्हिसारी में इजाफा आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा के पंचकूला में पायदार ज़राअत में कोऑपरेटिव का किरदार के मौजू पर एक कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों और फौजियों ने फ़ख्र से तिरंगा बुलंद किया। पहले लाल गंदम अमेरिका से मंगवाना पड़ता था, लेकिन ये हरियाणा और पंजाब की सरजमीन है जिसने मुल्क को अनाज में खुद कफील बना दिया है। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया। आज भी देश के विकास का इतिहास जब कोई अध्ययन करता है तो वो कालखंड को भूल नहीं सकते। उस वक्त तो हमारी आबादी बहुत कम थी, फिर भी वो आबादी को खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे। ये हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद पर भारतीय शहरों में मुजाहिरों में इजाफा होता जा रहा है। दरियासना मंगल को वजारत खारजा ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को सिक्योरिटी खदशात के हवाले से दूसरी बार तलब किया। मुल्क में बांग्लादेशी सिफारत खानों के करीब मुजाहिरों से सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और दीगर बड़े शहरों में बांग्लादेशी सिफारत खानों और हाई कमिश्नरों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जारी मुजाहिरों के पेश नज़र मकामी हुक्काम चौकस हैं और हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है।
दरअसल बढ़ते हुए मुजाहिरों से भारत और बांग्लादेश के सिफारती ताल्लुकात भी कशीदा हो रहे हैं। भारत ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के तईं बांग्लादेश के साथ शदीद तशवीश का इज़हार किया है और वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पड़ोसी मुल्क में बिगड़ती हुई सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से हालात को संभालने में नाकामी ने भारतीय हुकूमत की तशवीश में इजाफा कर दिया है और जिसके नतीजे में वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज अहमदुल्ला को कल नई दिल्ली तलब किया है। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है कि जब भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बांग्लादेशी सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज दर्ज कराया है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है कि जब बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने नई दिल्ली में भारतीय हाई कमिश्नर पर नए प्रणय वर्मा को तलब किया और भारत में बांग्लादेशी सिफारती मिशनों के बाहर होने वाले वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया था। वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को ढाका में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल और वहाँ मौजूद भारतीय हाई कमीशन को मुमकिना ख़तरात के बारे में भारत के संगीन ख़दशात से आगाह किया गया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कुछ बुनियाद परस्त अनासिर खुलेआम भारतीय कमीशन के इर्द गिर्द सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा करने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में गुज़िश्ता दिनों एक हिंदू नौजवान के बेईमाना कत्ल के बाद मगरबी बंगाल समेत पूरे मुल्क में गम गुस्सा पाया जा रहा है। मगरबी बंगाल के बशीरहाट में सनातनी ओइका मंच ने एहतजाज किया और बांग्लादेश में हिंदू नौजवान के कत्ल की मजम्मत की। तो वहीं एहतजाज में शामिल एक कारकुन ने बांग्लादेश में अक़लियतों की हालत पर बात करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है और वहां उनको मारा पीटा जाना काबिल मज़म्मत है। बांग्लादेश में यूनिट गवर्नमेंट आने के बाद पूरे बांग्लादेश मौलवाद इस्लामिक मौलवाद का अंडर में चला गया। वहाँ पर लगातार हिंदू जो लोग हैं बांग्लादेश में उसको मार रहा है, पीट रहा है, इसलिए हमका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसके साथ ही कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन की तरफ से हिंदू तंजीमों के मार्च करने की कोशिश के दौरान बंगाल पुलिस से की कार्रवाई पर बात करते हुए एक कारकुन ने कहा है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत में बंगाल हुकूमत भी बांग्लादेश हुकूमत की तरह काम कर रही है। बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बांग्लादेश के यूनिट गवर्नमेंट की तरह चल रहा है। यहाँ पर भी जिहादी जो सब लोग है इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का वो लोग पाल रहा है। ममता बनर्जी न्यूज का कोई डिफरेंस नहीं, एक ही है। इसलिए जो हिंदू लोग प्रोटेस्ट करने गया था बगल में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन का खिलाफ, वहाँ पर उसको कोलकाता पुलिस को लाठीचार्ज की। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी न सिर्फ SIR की मुखालिफत में हैं बल्कि इससे जुड़े हर अमल पर भी सवाल उठाती रही हैं। इंतखाबी अफसर मुतादिद चैलेंजों के दरमियान काम कर रहे हैं और इसी की तहत इलेक्शन कमीशन ने आज से वोटरों की समाअत के लिए माइक्रो मुबस्सिरीन को तरबियत देना शुरू कर दिया है। पहले मरहले में कुल 31,18,424 लोगों की समाअत की जाएगी और इस अमल को अंजाम देने के लिए 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हर समाअती मरकज़ में 11 टेबलें होंगी जहां रोज़ाना 1650 लोगों की समाअत की जाएगी। कमीशन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि पंचायती दफातर या बल्दियात में समाअत नहीं की जाएगी और इसके बजाय म्यूनिसिपल और पंचायत इलाकों में वाक़े दीगर सरकारी इमारतों में समाअत होगी। जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC ने समाअत के मकामात पर सवाल उठाए हैं और इस पर खुसूसी रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने कहा है कि लोगों को सरकारी खदमात तक रसाई के लिए सरकारी दफातर जाना पड़ता है और जिन वोटरों के दरमियानी नाम गलतियों की वजह से ड्राफ्ट लिस्ट से निकाल दिए गए हैं और उनके नामों को दुरुस्त करने की तजवीज़ CEO के दफ्तर के कमीशन को भेज दी गई है। अगर ये तजवीज़ कबूल की जाती है तो ऐसे वोटरों को समाअत के लिए ज़ाती तौर पर हाजिर होने की ज़रूरत नहीं होगी। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रियासती हुकूमत से अपने ताल्लुकात से और मगरबी बंगाल की यूनिवर्सिटियों के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में खुलकर बात की। बोस ने चांसलर की तब्दीली से मुतालिक तनाज़े पर अपने जवाब में बोस ने मुल्क के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्णन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि जब सरकार यूनिवर्सिटियों के फंड्स फराहम करती है तो उसे कैंपस की खुद मुख्तारी में मदाखलत का कोई हक नहीं है और यही पॉलिसी होनी चाहिए। Governor
by virtue of his office, becomes a chancellor. When a law is passed which is against the central legislation, there is only one option left for the governor: to send it to the President of India. And the President, in your wisdom, has decided there is no need to replace the governor with the Vice Chancellor, with the Chief Minister as a Chancellor. So that is applicable to the whole of India now. महाराष्ट्र में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के दरमियान सियासत तेज हो गई है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बरादरान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये तशहीर ऐसे की जा रही है कि जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ आ गए हों। दोनों पार्टियां अपने वजूद तलाश करने की जद्दोजहद कर रही हैं और उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने अपना रोल बदल कर लोगों का एतमाद तोड़ा है, खुशामद पसंदी की पॉलिसी को अपनाकर अपने वोट बैंक को भी खो दिया है। दोनों ही पार्टियों के एक साथ आने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दो पार्टियां अपने वजूद को बचाने के लिए एक साथ आई हैं। अपने वजूद को बचाने से इंतखाब नहीं जीता जाता। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। और मुल्क के हवाबाजी के शोबे में मज़ाक़त को बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए वज़ारत शहरी हवाबाजी ने 2 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है। वज़ारत ने अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC जारी कर दी है। दोनों ही कंपनियां जल्द ही भारतीय आसमानों में परवाज करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कायम शंख एयर के भी 2026 में काम करना शुरू करने की उम्मीद है और इसे वजारत से पहले ही NOC मिल चुका है। अल हिंद एयर को केरला में कायम अल हिंद ग्रुप ने फरोग दिया है। इंडिगो में बढ़ते ऑपरेशनल रुकावटों के बाद हुकूमत भारतीय हवाबाजी के शोबे में नई एयरलाइंस की हौसला अफजाई करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली घरेलू शहरी हवाबाजी की मंडियों में शामिल है और इस वक्त मुल्क में 9 शेड्यूल डोमेस्टिक एयरलाइंस काम कर रही हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप का मुश्तरका मार्केट शेयर 90% से ज़्यादा है, जिससे घरेलू एविएशन मार्केट में उनकी इजारादारी के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं और नई एयरलाइंस की आमद से मुसाफिरों को ज़्यादा पसंद और बेहतर खदमात मैसर आएंगी। वहीं दरियासना शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने मंगल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर की और लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान उन्होंने 3 नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जो भारतीय आसमानों में परवास करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि शंख एयर को पहले ही वजारत से NOC मिल चुका है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस हफ्ते NOC दे दिए गए थे और इससे मुल्क में नई एयरलाइंस के काम करने का रास्ता साफ हो जाता है। मरकजी वजीर ने लिखा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नाफिज की गई पॉलिसियों ने भारतीय हवाबाजी के शोबे को दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली एविएशन मार्केटों में से एक बना दिया है। उड़ान जैसी स्कीमों ने छोटे कैरियर्स जैसे कि स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई 91 को इलाकाई राब्ते में कलीदी किरदार अदा करने के काबिल बनाया है। VBG रामजी एक्ट पर शिवराज सिंह चौहान ने पूरी सूरत हाल को वाजे कर दिया है। एक अखबार के मजमून में उन्होंने न सिर्फ अपोजिशन के इल्जामात का जवाब दिया बल्कि बिल की खासियत भी बताई है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मनरेगा की आड़ में UPA हुकूमत ने बड़े पैमाने पर बदुनवानी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। VBG रामजी बिल लाकर हम कांग्रेस के जरिए छोड़ी गई स्कीमों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बिल की मुनासबत से कांग्रेस जो अफवाह फैला रही है उसका सिर्फ एक मकसद है, अपनी नाकामियों और पिछली गलतियों को छुपाना।
लीबिया के फौजी सरबराह तुर्की में एक हौलनाक तैयारे हादसे में हलाक हो गए हैं। जहाज में सवार दीगर 4 अफराद भी हलाक हो गए हैं। यह हादसा मंगल की शाम उस वक्त पेश आया कि जब लीबिया का एक वफ्द तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के सरकारी दौरे से अपने मुल्क वापस जा रहा था। लीबिया के वजीर आज़म अब्दुल हमीद ने इस वाक़े को हादसाती और इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि ये लीबिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। हादसे के बाद अंकारा एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया और कई परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। हादसे की वजह फिलहाल ज़ेरे तफ्तीश है। और पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट मोर वीर छत्तीसगढ़ के ब्लास में वाक़े BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में लॉन्च किया गया। और इस मौके पर खिताब करते हुए खेलों और नौजवानों के उमूर के मरकजी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ये खेल कबायली इलाकों से उभरते हुए टैलेंट को एक नई सिमत देने में मदद करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 14 फरवरी 2026 को शुरू होंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।